जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस कर दी गई है, तो अब आप लोग को अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना है, जिसमें आप लोग को कवि क्लासेस पूरी तरह से सहयोग कर रहा है प्रैक्टिस सेट के द्वारा। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में, जिसमें आप लोग को लगातार प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं हिंदी और आपके जीके का। आज से हम लोग अपने आर्ट्स वर्ग के जो स्टूडेंट हैं उन सभी को बताना चाहेंगे कि हमारे क्लासेस जो है आर्ट्स वर्ग की स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि रात को 9 बजे स्टार्ट होगी लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। इस सेशन में हम लोग जो शुरुआत करेंगे वह आप लोग के जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां पर आप लोगों को एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आपका प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है, सर्व कर किस पर लागू होता है। सर्व कर जो है वह किस पर लागू होता है भाई? गैर मुसलमानों पर, विदेशी व्यापार पर, औद्योगिक विकास पर, या फिर जल आपूर्ति बनाए रखने पर। तो देखिए, जो आपका सर्व कर आपका लागू किया जाता है वह जल आपूर्ति बनाए रखने पर लागू किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि यह कब लागू किया गया था, तो यह आप लोग का फिरोज तुगलक जो आपका पहला सुल्तान था, जिसने सिंचाई कर, जिसको हक ए सर्व कहते हैं। ठीक है, हक ए सर्व जो कि आपका सिंचाई कर होता है। ठीक है, उस समय सिंचाई कर को उस समय सर्व कर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा लागू किया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा लागू किया गया था। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 27। देखिए, प्रश्न नंबर 27 यहाँ पे बोला गया है कि वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब एक खुदाई या फिर ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था। यानी ऐसे सुल्तान के बारे में बताना है जो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि और नायब एक खुदाई के नाम कहलाना पसंद करता था। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर आपका गयासुद्दीन। तो सही आंसर होगा बी, यानी बलबन, जो कि आपका 1266 से लेकर के 1287 तक। ठीक है, 1287 तक, 87 ईस्वी, ये आप इसका जीवन काल रहा था। इसने क्या किया था? इसने स्वयं को नायब खुदाई, यानी कि नायब खुदाई का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। नायब खुदाई का मतलब होता है पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधित्व। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर अल्लाह का जो प्रतिनिधित्व होता है उसी को हम लोग नायब खुदाई कहते हैं, या फिर ईश्वर का प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 28, दिया है प्रथम तराइन का युद्ध कब आपका हुआ था? प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी, 1193, या फिर आपका 1195 ईस्वी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1191 ईस्वी में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, जो कि भटिंडा के निकट हुआ था। ठीक है, कहां पर आपका? भटिंडा के निकट आपका हुआ था यह। अब हम बात करते हैं कि इस युद्ध में सेनापति पृथ्वीराज का भाई गोविंद राय और खोडे राव थे। ठीक है, जिसने युद्ध में भाले से गोरी को घायल कर दिया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका 29 दिया हुआ है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपका, 1226 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1442 ईस्वी, या फिर आपका 1526 ईस्वी। तो यहाँ पे आप बताना चाहेंगे कि जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग आपका 30 पे। देखिए, प्रश्न नंबर 30 कर रहा है आपको से कि मोहम्मद गोरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक कौन था? नहीं, मोहम्मद गोरी ने कौन से प्रथम भारतीय शासक को हराया था? पृथ्वीराज को, जयचंद को, मूलराज द्वितीय को, या फिर परमाणु देव को? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए, यानी कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और कब हराया था? तो तराइन का जो युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का जो युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, यह तराइन का युद्ध कौन सा था भाई? तो 1191 में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी ने प्रथम भारतीय शासक पृथ्वीराज को हराया था। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? यानी कि महमूद गजनवी ने सबसे पहले कहां पे आक्रमण किया था? अगर ये पता होगा आपको तो आप लोग इसका आंसर जो है आसानी पूर्वक दे सकते हैं। तो देखिए, महमूद गजनवी ने सबसे पहले मुल्तान पे आक्रमण किया था। देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन पहले कट गए, यानी कि मुल्तान पर किया था तो कश्मीर और दोनों खत्म हो गए। तो मुल्तान आपको बचा। मुल्तान के बाद उसने क्या किया था? थानेश्वर पर आक्रमण किया था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही होगा कि महमूद गजनवी ने मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर और मथुरा और कन्नौज पर उसने आक्रमण किया था। ठीक है,
अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 32 पे। दिया है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? भांडेर, मैकाल और सतपुड़ा अरावली, सतपुड़ा विंध्याचल, विंध्याचल अरावली। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो आपका सही होगा? देखिए नर्मदा घाटी जो है वह आपका सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 इसी प्रकार से देखते हैं, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? यानी ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये पश्चिमी वाहिनी नदियां हैं और इनको आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। शरावती, नर्मदा, माही या फिर आपका साबरमती, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पे नर्मदा जो है आपका सही आंसर होगा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहाव के कारण यह आपका भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 34, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है। देखिए नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है भाई? तो चार ऑप्शन दिए गए, भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का या फिर हास्ट का। तो यहाँ पे नर्मदा जो घाटी आपका उदाहरण है वह भ्रंश घाटी का है। क्यों ये उदाहरण है? क्योंकि नर्मदा जो नदी है वह पश्चिम की ओर बहाव का इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है, इसीलिए यह भ्रंश घाटी का अच्छा खासा उदाहरण हमें देखने को मिलता है इससे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा या फिर आपका कावेरी। तो सही आंसर होगा आपका सी, नर्मदा जो है वह एक डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 36 पे। दिया है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ये आपको बताना है। गंगा, स्वर्णरेखा, नर्मदा या फिर आपका ताप्ती। तो प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा कि जो आपका यहां पर डेल्टा नहीं बनाती, इसमें दो आंसर होंगे, सी और डी, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ही नदियां क्या करती हैं? डेल्टा निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं भाई? एस्चुरी का ये निर्माण करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नर्मदा और ताप्ती किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का ये लोग निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 37 पे। दिया है प्रश्न नंबर 37 की निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? ऐसी कौन सी नदी है जो कि विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती या फिर आपका रिहन। तो सही आंसर होगा डी, ताप्ती नदी जो है आपका विभ्रंश घाटी से आपका प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है। देखिए ताप्ती बोलिए या फिर इसको हम तापी के नाम से भी जानते हैं, तापी या फिर ताप्ती दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करते हैं कि यह कहां से निकलती है, तो यह आपका एमपी से निकलती है। ठीक है, कहां से? एमपी से यह निकलती है। और एमपी में अगर बात करते हैं कि कौन से पहाड़ी में, तो यह सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका निकास है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 38। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। इस बुक में आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल आप लोग को मिल जाएंगे जो आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका कला वर्ग का सभी आपका है, चाहे वो आप सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि या फिर आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है, ये आपका फुल स्टडी गाइड बुक है जिसमें आप लोग 27 से ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, साथ ही आपको 6 सॉल्व्ड पेपर भी मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पे आप लोग के इस बुक में मिल जाएंगे। आपको बार बार सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बुक में आप लोग को सब कुछ दिया गया है और साथ ही साथ आप लोग को टॉपिक वाइज यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें मैं आप लोग को एक बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सके कि किस प्रकार का बुक आप लोग के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो सकता है। चक्षु प्रकाशन की बुक को आप लोग परचेज करने के लिए आप लोग अपने नज़दीकी बुक शॉप पे जब जा सकते हैं या फिर आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी तरह से आप लोग इसको मंगा सकते हैं अपने यहाँ। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट भी आती है जिसे आप लोग पढ़ करके आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? 1950 में संसद में एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1953 के अधीन के द्वारा, या फिर भारतीय संविधान के द्वारा। दो सही आंसर होगा यहाँ पर डी, यानी भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 39। दिया है
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? यानी जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश उनकी संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर आपका विधि मंत्रालय। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद में इसकी शक्ति होती है। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा बढ़ा सकती है भाई? तो वह संसद के द्वारा। प्रश्न नंबर 40 दिया है, उच्चतम न्यायालय के कानूनी मामलों पर किसका परामर्श लेने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या फिर उपरोक्त में से सभी को। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका बी, यानी राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर विचार लेने का अधिकार होता है। उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 41, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? 62 वर्ष, 63 वर्ष, 64 वर्ष या फिर आपका 65 वर्ष। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, यानी 65 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 42। देखिए प्रश्न नंबर 42 का रहा है यहाँ पर कि हेपेटाइटिस बी जो कि यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर आपका प्रोटोजोआ है, या फिर आपका हेलमिंथ है। अगर हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो कि यकृत को प्रभावित करता है वह आपका एक वायरस है। क्या भाई? आपका वायरस। ठीक है, यह एक वायरस जनित संक्रामित बीमारी होती है, इसमें यकृत को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस बी जो है वायरस को हेपडेनवायरसी के परिवार के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। और यह किसमें पाया जाता है? तो यह डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए में पाया जाता है, यानी कि यह आपका डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 43। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा, लीवर, फेफड़े या फिर आपका अस्थियां। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि मलेरिया रोग जो आप कह सकते हैं कि प्रभावित अंग होता है वह आपका प्लीहा होता है। क्या होता है भाई? प्लीहा होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 44। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा, तिल्ली, लाल रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क या फिर आपका आंख। तो देखिए मलेरिया से जो आपका प्रभावित होता है वह आपका तिल्ली और लाल रक्त कोशिकाएं आपकी प्रभावित होती हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 45। मलेरिया परजीवी का नाम है, किसका नाम है मलेरिया भाई? प्लाज्मोडियम का, ई कोलाई का, अमीबा का या फिर आपका यूग्लिना का। तो यह नाम है आपका प्लाज्मोडियम का एक नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्या है? सेट्रेप्टोटाइनिन या फिर क्यूनाइन या फिर पेनिसिलिन या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो सबसे आपका कह सकते हैं प्रमाणित है वह आपका क्यूनाइन यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। दिया है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो देखिए निमोनिया जो है वह सबसे ज्यादा फेफड़े को प्रभावित करती है। ठीक है, फेफड़े यानी कि आपका जो लंग्स होता है यह इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 48। दिया है यहाँ पर कि सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः कहां में पाया जाता है? वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में या फिर केवल महिलाओं में। तो यह आपका पाया जाता है छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पाल्सी जो है वो आपका एक बीमारी है जो कि छोटे बच्चों में आपका पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 49। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अक्सर आप लोग सुने होंगे कि अल्जाइमर हुआ है किसी को। तो अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? गुर्दे से, आंख से, मस्तिष्क से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, अल्जाइमर रोग जो है आपका वह मस्तिष्क से संबंधित रखता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 50। दिया है विडाल परीक्षण यानी वाइडल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हैजा के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए या फिर आपका पित्त ज्वर के लिए। तो यह जो किया जाता है वह टाइफाइड के लिए किया जाता है। यानी कि जो वाइडल परीक्षण होता है या फिर जिसको हम लोग विडाल परीक्षण कहते हैं, विडाल परीक्षण टाइफाइड रोग को पता लगाने हेतु के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका जो नाम है वह फ्रांस के जीवाणुविद थे जिनका नाम था फनेट इसिडोर विडाल। ठीक है, उनका नाम था विडाल, उनका टाइटल कह सकते हैं। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर 50 प्रश्नों को हल किए हैं। फिर अगले सेशन में आप लोगों से मिला जाएगा जिसमें हम लोग नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को अच्छे से क्वालिटी क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।